दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखेंगे। पिछले चैप्टर पे हमने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है भारत में शासन स्थापित किया और धीरे धीरे यहाँ पर जो है संपूर्ण सत्ता उनके हाथ में आ गई। इसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी आर्थिक नीति को यहाँ पर थोपना शुरू किया और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उसको आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं कि अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों से थोड़ा सा अस्त व्यवस्था चल रही है, इसलिए मैं कभी वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। तो इस कारण से थोड़ा सा मतलब देख वीडियो जो है थोड़ी थोड़ी कभी बीच में आती रहेंगी। अभी क्या कहते हैं, 2-4 दिन तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक कमाल का सबसे बड़ा औद्योगिक माल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश था, और यहाँ से मुख्यतः सूती और रेशमी कपड़ों, मसालों, नील, शक्कर, औषधियाँ, कीमती रत्न और दस्तकारी की वस्तुओं को बाहर के देशों को निर्यात किया जाता था। इस समय यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदते थे और उसके बदले में बहुमूल्य धातु देते थे, जैसे कि आपके सोना चांदी की जो है भारत में जो है आवक बढ़ गई थी और वह जो है एक समृद्ध देश बन चुका था। कौन? भारत। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अनेक ऐसे कारण सक्रिय हो गए, जिससे यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य में जो है गिरावट का दौर शुरू हो गया और उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तात्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारता पूर्वक रियायतों ने जो है स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया था। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मुगल बादशाह ने जो है एक शाही फरमान दे दिया था 1717 में, जिससे कि जो है वो मुक्त व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो उदारता पूर्वक कई सारी और भी रियायतें थी, उनसे जो है स्वदेशी व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इससे क्या हुआ कि घरेलू जो आपका उद्योग था वो प्रभावित हुआ। इसके बाद देखिए, दो निर्णायक युद्ध जैसे प्लासी का 1757 का युद्ध और बक्सर के युद्ध 1764 के बाद जो है अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जो है परिवर्तित हो गई। तो अब जो है हम लोग विदेशी लोगों के हाथों में आ चुके थे और उनके द्वारा जो क्या कहते हैं निर्देश दिए जा रहे थे, उनके द्वारा ही हमारी अर्थव्यवस्था अब जो है चलने लगी थी। हम जो अपने भारत के जो निर्मित चीज़ें थी, उनका जो है व्यापार धीरे धीरे घटता चला गया। आगे देखिए कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई। कंपनी के कर्मचारी उन वस्तुओं जैसे कि नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर भी अधिकार कर लिया, और जिनका व्यापार उनके लिए जो है प्रतिबंधित था। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन बाद में दोनों युद्ध होने के बाद उन्होंने नमक, सुपारी और तंबाकू जैसे उन वस्तुओं पर भी जो है व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद देखिए, बंगाल की विजय से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने अपना कपड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए जो है अनेक कदम उठाए थे। कहाँ पर? वहाँ पे ब्रिटेन में। उसमें ये था कि 1700 में भारत से आने वाले रंगीन एवं छपे हुए वस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूती कपड़ों के आयात पर 15% आयात कर लगाया गया और 1720 में भारतीय रेशमी एवं छपे या रंगे हुए वस्त्रों के प्रयोग पर इंग्लैंड में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब राष्ट्रवादी नीति कह लीजिए, भारत की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए जो है अंग्रेज वहाँ ब्रिटेन में जो है भारतीयों के वस्तुओं पर जो है कर या और भी सारे प्रतिबंध लगाकर उन्हें ब्रिटेन में आने से जो है रोका जा रहा था। आइए अपने अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए, भारत पर शासन करने वाले पूर्व विजेताओं एवं अंग्रेजों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर यह था कि जहां पूर्वकालिक विजेता धीरे धीरे भारतीय जीवन का अंग बन गए, वहीं अंग्रेज विजेता भारत का अभिन्न अंग कभी नहीं बन सके और इसका भारतीय व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो पुराने पहले मुगल और अन्य जितने विदेशी लोग भारत में आए थे, वो जो है यहीं के रहन सहन को अपना लिए थे, भारत में ही वो रह बस गए थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो है विजेता बनने के बाद भी एक विदेशी शक्ति के तौर पर 200 सालों तक भारत में राज करते रहे, इसलिए वो भारत की कभी भी संस्कृति को नहीं अपना पाए। ठीक है, इस कारण से जो है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था अपने उद्योगों के लिए कच्चा सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को
भारतीय बाजार में जो है ऊंची कीमतों पर बेचना। आप जानते हैं कि जिस समय बंगाल में और बक्सर में युद्ध हुए थे, उस समय जो है इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने वाली थी, मतलब उससे पूर्व का समय चल रहा था। तो उस औद्योगिक क्रांति के लिए जो कच्चे माल का जो व्यवस्था करनी थी वो भारत के जरिए करना था। इसलिए भारत से कच्चा सस्ता माल वहाँ भेजा जाता था और वो पूरे जो बने हुए उत्पाद होते थे वो भारतीय बाजारों में लाए जाते थे। इसके बाद देखिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, अब उनको देखते हैं। देखिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य यहाँ के उन संसाधनों को अपने कब्जे में लेना था जिससे प्राप्त माल इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में सरलता से बेचा जा सके। प्लासी के युद्ध से जहां पूर्व जहां ब्रिटेन को भारत से वस्तुओं का क्रय करने हेतु भुगतान सोने या चांदी में करना होता था, वहीं इस युद्ध के बाद ब्रिटेन को भुगतान के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मतलब कि पहले जो है जब उनकी सत्ता भारत में काबिज नहीं हुई थी तो उन्हें सोने चांदी के बदले जो है वस्तुओं का व्यापार करना पड़ता था, लेकिन जो है युद्ध के बाद जो है उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब वह जो है यहाँ भुगतान वसूले गए धन से करते थे, जो क्या कहते हैं बंगाल के खजाने से लूटते थे। इसके बाद देखिए कि उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि एक उपनिवेश पर जो है राजनीतिक नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं है, अपितु उपनिवेशवाद का जो है मूल स्वरूप ही आर्थिक शोषण के विभिन्न तरीकों में जो है लक्षित होता है। इसके बाद देखिए कि प्रसिद्ध विद्वान रजनीपाल दत्त ने अपनी ऐतिहासिक कृत इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय चित्रण किया है, जिससे उन्होंने कार्ल मार्क्स के कार्ल मार्क्स के 3 चरणों वाले सिद्धांत को जो है आधार बनाया है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण का जो 3 चरण था उसको इस प्रकार से यहाँ पे व्यक्त किया गया है। देखिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों से गुजरा, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, वाणिज्यिक चरण, जो 1757 से 1813 तक चला। उसके बाद औद्योगिक मुक्त व्यापार, जो 1813 से 58 तक, और वित्तीय पूंजीवाद, जो 1860 के बाद। तो ये तीनों चरणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे वाणिज्यिक चरण के बारे में। देखिए उपनिवेशवाद के प्रथम चरण, जिसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद होती है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से जो है कब्जा कर लिया था। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों को कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात कर अच्छी कीमत जो है वसूलती थी। उपनिवेशवाद के इस चरण में बंगाल व अन्य प्रांतों से वसूले गए भू राजस्व के बचे हुए हिस्से से भारतीय माल को जो है खरीदा जाता था और उसे जो है अन्य देशों को अच्छी कीमत पर निर्यात किया जाता था, निर्यात पर निर्यात किया जाता था, और जो ज़्यादा मुनाफा होता था वो अंग्रेज कमाते थे। देखिए 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी नहीं लौटाया गया और इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता रहा और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत जो है अधिक गरीब होता चला गया। भारत को लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा था। यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको मिल चुका है कि भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय, मतलब जो पूंजी के इकट्ठा हो रही थी, उसका ही ये परिणाम था कि औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत थी और वो पूंजी जो है भारत जो बंगाल था वहां से लूटी जा रही थी, दोहन हो रहा था भारत का। इसके बाद देखिए आरपी दत्त के अनुसार जो है कंपनी ने 1757 से 1765 के बीच बंगाल के नवाबों से करीब 40 लाख पाउंड वार्षिक उपहार जो है प्राप्त किए थे। बहुत बड़ा ये रुपया है, 40 लाख पाउंड वार्षिक उपहार प्राप्त किया था। इसके बाद देखिए कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि जन्य अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे को जो है नष्ट कर दिया और अपने फायदे के लिए भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण के जो है नए तरीके लागू किए थे। देखिए कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में जो है इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं, इसकी शुरुआत भू राजस्व की वसूली के लिए की थी। इसलिए हमने अक्सर पढ़ा है पिछले के चैप्टरों में कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध है। किस लिए निर्णायक है वो हमने इस चैप्टर में देखा। देखिए अभी आप लोगों ने किस प्रकार से जो है उनको दीवानी निजामत का जो पूरा अधिकार मिल जाता है और फिर भारत का दोहन शुरू होता है।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया था कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत होती है, जिसको फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, भू राजस्व वसूली के लिए। अब देखिए क्या है, देखिए फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी, जो सबसे अधिक जो है बोली लगाता था। क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर 5 वर्ष का कर दिया था। इसके बाद देखिए फार्मिंग सिस्टम का भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा और किसानों का शोषण बढ़ा और वो भी भुखमरी तक पहुंच चुके थे। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे जो है 1793 में नाम बदलकर स्थायी बंदोबस्त में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। इस्टमरारी बंदोबस्त भी इसका नाम था। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित स्थायी भूमि आंदोलन जमींदारों के साथ किया गया, स्थायी भूमि बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू क्षेत्र का पूर्ण स्वामी जो है माना गया। चलिए आगे देखते हैं स्थायी भूमि बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा को, जिसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में की थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। और इस 19% में कौन कौन से जो राज्य थे उनका नाम देख लीजिए। यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है लागू किया गया था। किसे? स्थायी भूमि बंदोबस्त कह लीजिए या कह लीजिए जमींदारी प्रथा को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 10वां अथवा 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष बचा हुआ जो है भाग जमा कराना होता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार काश्तकारों से जो है मनचाहा लगान वसूल किया करते थे और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जो है जमीन वापस छीनी जाती थी। और कुल मिलाकर काश्तकार जो है पूरी तरह से जमींदारों की दया पर जो है निर्भर होता था। इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी की आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो गया, जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं पड़ता था। चाहे फसल नष्ट हो या कुछ भी हो, उतना आय जो है अंग्रेजों के पास पहुंचनी होती थी। दूसरा लाभ क्या था स्थायी बंदोबस्त? यह हुआ कि जमींदार के रूप में कंपनी को एक ऐसे वर्ग का सहयोग मिला जो लंबे समय तक कंपनी के प्रति जो है निष्ठावान बना रहा। इसके बाद देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी स्वीकार कर लिया गया था और साथ ही भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के सामने खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके बाद देखिए एक अन्य व्यवस्था चालू की गई, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी, जिसका जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है माना जाता है। 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में जो है लागू किया जाता है। कहाँ सबसे पहले लागू किया जाता है? तमिलनाडु के बारामहल जिले में 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से। देखिए तमिलनाडु के अलावा यह व्यवस्था जो है मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से में जो है लागू की गई। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का जो है 51% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त में 17% भू क्षेत्र शामिल था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है 51% भाग शामिल था। इसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद देखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था, जिसे भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच जो है लगान कंपनी को अदा करना होता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता था, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य का जो है संघर्ष बन गया था। चलिए अब हमने आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के और क्या क्या इसमें फायदे थे या नुकसान थे। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो है दो मुख्य उद्देश्य थे, एक भू राजस्व की नियमित वसूली और दूसरी रैयतों की स्थिति में सुधार। पहला उद्देश्य अवश्य पूरा हुआ, लेकिन दूसरा जो कभी नहीं हो पाया क्या था? रैयतों की जो है स्थिति। रैयत से याद रखिएगा, जो कृषि जो करते थे मतलब जो किसान, उन्हीं को जो है रैयत कहा जाता था, जो क्या कहते हैं उस जमीन के मालिक होते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार। अगला देखिए 1836 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में विंगेर और गोल्डस्मिथ द्वारा
कुछ सुधार भी किया गया और अब खेत की उर्वरता और खेती के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर खेती का लगान जो है निश्चित किया गया, जिसका रैयत और कंपनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा था। इसके बाद देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त को हम देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। देखिए स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से जो है किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। तो दोस्तों अभी हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था को पढ़ रहे थे। इसमें जो है हमने जाना कि जो महाल होते थे, महाल से क्या अर्थ है कि जो समस्त गांव होते थे उनके कृषि भूस्वामियों के ऊपर मतलब जो है ये कर का जो है निर्धारण किया जाता था। मतलब जो समूचे गांव के जो कृषक होते थे तो समूचा गांव जो है उसको महाल नाम दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले पॉइंट को हम देखेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर जो है लागू की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से इसमें जो है शामिल किए गए थे। महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी जो है अपनी जेब भरने लगे और कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च जो है करना पड़ता था। इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में सामने आया और सामाजिक दृष्टि से यह व्यवस्था विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से जो है विफल सिद्ध हुई। बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं, बनारस, बिहार, बंगाल तथा मध्य भारत व मालवा में अफीम के व्यापार के लिए पोस्ते की खेती, बर्मा में चावल जैसे वाणिज्यिक फसलों की कंपनी के शासनकाल में जो है उगाया जाता था। वाणिज्यिक फसलों में जहां व्यापारी वर्ग तथा सरकारी कंपनी को अनेक तरह के लाभ मिले, वहीं जो है किसानों को जो है इससे गरीबी बढ़ती चली गई। वाणिज्यिक फसलें जो केवल क्या कहते हैं बेचने के पर्पज से जो है लगाई जाती है। आगे देखिए व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर जो है क्रय कर लेता था और किसान अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल मंडी में न ले जाकर जो है कटाई के समय खेत में ही बेच देता था। वही अनाज जिसे किसान खेत में बेच देता था उसको 6 महीने बाद वह अधिक कीमत देकर बाजार से क्रय करता था, जो उसकी तबाही का जो है कारण बनता था। क्रय मतलब खरीदता था। तो सस्ते में जो है पहले बेच देते थे किसान क्या कहते हैं खेत से ही, और बाद में 6 महीने बाद जब वो पूरा रेडीमेड आता था तो 6 गुनी ज़्यादा कीमत हो जाती थी और उसको उतनी मेहनत से वो खरीदता था, इसलिए तबाही का जो है कारण बन जाता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चूंकि भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी और अकाल पड़ने लगे, जिससे जो है व्यापक तबाही हुई। औद्योगिक आवश्यकताओं जो ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताएं थीं उनके आधार पर जो है भारत की खाद्यान्नों को तय किया जाता था। भारत के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं तय किया जाता था, इसलिए जो है अकाल पड़ने की संभावना काफ़ी थी और 1770 में जो बंगाल का अकाल हुआ था वो इसका ही एक परिणाम है। कंपनी शासन से पूर्व भारत में पड़ने वाले अकाल का कारण धन का अभाव न होकर यातायात के साधनों का अभाव होता था, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में पड़ने वाले अकाल के लिए ब्रिटिश औद्योगिक एवं कृषि नीति जो है जिम्मेदार रहती थी। इसके बाद देखिए खाद्यान्नों की कमी के कारण 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को 19वीं शताब्दी के कालों में आपदा का महासागर कहा गया है और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से भारत में गरीबी बढ़ी, अकाल पड़े, कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को मौद्रीकरण हुआ और गांवों का शहरों से संपर्क बढ़ा और नए शोषणपूर्ण श्रम संबंधों की शुरुआत होती है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशन लूट का जो है काल कहा। पर्सिवल स्पीयर एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और वाणिज्यवाद के अंतिम चरण को महत्वपूर्ण घटना थी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर देना। जैसा आप जानते हैं 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी चाय और चीनी पर जो अधिकार था अंग्रेजों का वो अभी भी बना रहा। चीन के साथ चाय और चीनी, ठीक है, चाय और चीनी मतलब चाय पर और चीन से जो व्यापार था वो बना हुआ था। इसके बाद देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर ब्रिटेन
के उभरते हुए नए औद्योगिक वर्ग ने 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण जो है प्रारंभ होता है। तो अपने अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813-58 का चरण कहा जाता है, इसमें भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त व्यापार जो है बना दिया गया था। 1813 में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और 1833 में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1833 के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल खाने, कृषि उद्योग और जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया था। आगे देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण में भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में तथा ब्रिटेन पर निर्भर एक ऐसे उपनिवेश के रूप में करना चाहता था जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्नों का उत्पादन एवं पूर्ति को पूरा कर सके। इसके बाद देखिए, अनऔद्योगिकरण की शुरुआत होती है भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कारखाने थे भारत के, जो यहाँ के मूल कारखाने थे, उनको नष्ट किया जाता है, कपड़ों के उद्योगों को नष्ट किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में 1800 से 1850 के बीच के समय को अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। अनौद्योगिकरण के इस दौर में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का जो ह्रास हुआ, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यहाँ देश की जो है अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के जो है आधिपत्य में आ गई थी। इसके बाद देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद का यह बदलाव अपरिहार्य था। जहां औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के पतनशील हस्तशिल्प उद्योग बड़े कारखाने और उद्योगों में अपने को खपाकर स्वयं की क्षतिपूर्ति कर ली, वही भारत में जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ और 1856-60 के दशक में भारत में कारखानों का अस्तित्व ही नहीं था। देखिए 1765 से 85 के बीच इंग्लैंड में कुछ आविष्कार हुए, जैसे कि इंग्लैंड में हारग्रीव्स ने कताई की मशीन खोजी, जेम्स वाट ने भाप का इंजन, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम, क्रॉम्पटन ने म्यूल तथा कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। 18वीं सदी के यह सभी आविष्कार अपेक्षित शक्ति के अभाव में अब तक अपेक्षित थे, जब तक कि भारत की लूट से संचित पूंजी व्यापक पैमाने पर इंग्लैंड नहीं पहुंच जाती थी। मतलब ये आविष्कार तब तक पूर्ण रूप से सामने नहीं आ सकते थे जब तक कि भारत की जो धन था वो जो है अंग्रेजों के पास ना पहुंच जाए। तो वही लिख रहा है कि 18वीं सदी के ये सभी आविष्कार अपेक्षित शक्ति के अभाव में अब तक अपेक्षित थे, जब तक कि भारत की लूट से संचित पूंजी जो है व्यापक पैमाने पर इंग्लैंड नहीं पहुंच जाती। तो भारत का धन का इस्तेमाल वहाँ की तमाम खोजों के लिए और औद्योगिकरण के लिए किया गया था। इसके बाद देखिए, परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल बेंटिंग की सरकार ने कहा था, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये काफी प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में हस्तकला और उद्योगों के पतन ने भारी निर्धनता और बेरोजगारी को जन्म दिया, इसलिए 19वीं सदी के अंत तक भारत में आधुनिक आधार पर औद्योगिकरण की आवश्यकता राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई थी। देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर भारत में सूती माल की जो मांग थी उसमें जो है सूती माल की बाढ़ ला दी। जो कंपनी के बने हुए सूती माल थे उनको भारत ला दिया गया और इससे जो भारतीय कृषि क्या कहते हैं कपड़ा उद्योग था वो पूर्णतः नष्ट होने लगा। इसके बाद देखिए, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को जो है पूर्णतः नष्ट कर दिया। करघा और चरखा जो पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थे, उनको तोड़ डाला और भारतीय बाजारों को लंकाशायर और मैनचेस्टर से निर्मित कपड़ों से भर दिया। लंकाशायर और मैनचेस्टर प्रमुख औद्योगिक शहर हैं ये ब्रिटेन के, तो इन्हीं कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी जाने माने जगह हैं। इसके बाद देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण को जो है वित्तीय पूंजीवाद 1860 के नाम जो 1860 से शुरू होता है, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। 1857 का जो विद्रोह औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय लोगों
और विशेष रूप से जो है किसानों के रोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी। और विद्रोह के बाद ब्रिटेन और भारत के रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी तत्वों में मेल मिलाप हो गया था। इन तत्वों की वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों और रेलों, डाक और तार, बैंक तथा अन्य सेवाओं का विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है अंग्रेजों को पूंजी निवेश के अवसर मिले थे। मतलब पूंजी निवेश कैसे, मतलब भारत में जो विकास होना था, जैसे सड़कों और रेलों का, डाक और तार, बैंक तथा अन्य सेवाओं का, उसमें जो है जो इंग्लैंड के पूंजीपति थे वो भारत में निवेश किया करते थे मुनाफा कमाने के लिए। ऐसा मत समझिएगा कि वो हमारे लिए किए गए थे, बल्कि वो उनके ही फायदे के लिए किए गए थे। देखिए, अंग्रेज पूंजीपति भारत में पूंजी निवेश के लिए इसलिए आतुर था क्योंकि वह अपनी अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित तरीके से यहाँ नियोजित कर सकता था। उपनिवेश में मजदूरी सस्ती होने के कारण अच्छा मुनाफा कमा सकता था, और साथ ही गृह उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल भी निरंतर प्राप्त कर सकता था। और इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत में 1860 के बाद ब्रिटिश उपनिवेश का तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद जो है प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के मुक्त व्यापार से उत्पन्न अंतर्विरोधों और 1857 के विद्रोह के परिणामों ने अंग्रेजों को इस बात के लिए विवश किया कि भारत में अपने व्यापारिक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए रेल लाइनों के निर्माण, सड़कों के विकास और सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान दिया जाए। 1860 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की जो है शुरुआत होती है। पूंजी निवेश वाले प्रमुख क्षेत्र थे जैसे सरकार को रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी और रबड़ के बाग, कोयला खाने, जूट मिलें, जहाजरानी, बैंकिंग आदि। इसलिए भारत में इन सभी का निर्माण जो है तेजी से किया जाने लगा, जिससे जो है क्या कहते हैं, पूंजीपतियों को, जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे, उनको जो है अच्छा खासा फायदा मिले, इसलिए वो यहाँ पर जो है निवेश करना चाहते थे। देखिए, औपनिवेशिक काल में तृतीय चरण में सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया था। सार्वजनिक मतलब जो लोगों को ऋण दिया जाता था उसके तौर पर किया जाता था। ब्रिटिश पूंजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। रेल का निर्माण लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित था, अर्थात रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई पूंजीपति जितनी पूंजी लगाता था उस पर सरकार से 5% ब्याज की जो है गारंटी मिलती थी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य था भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना। इसके बाद देखिए, रेलवे निर्माण का दूसरा उद्देश्य था सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से जो है कुचला जा सके। और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन को 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय जो है बिछाया गया था। 1900 के करीब कर्जन के समय भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्यों से भारत में बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा, और उसके अनुसार आप एक बड़े देश में रेल का जाल बिछा उसके उद्देश्यों को बढ़ाने का अवसर दिए बिना नहीं बिछा सकते, इसलिए रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक उद्योग का जो है अग्रदूत बन जाएगी। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में भारतीयों द्वारा भी कुछ भारतीय उद्योगों में जो है पूंजी लगाई गई। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें जो है भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। इस समय गुजरात और मुंबई का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विकास हुआ, और आज भी हम देखते हैं कि गुजरात और मुंबई जो है एक प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र के रूप में विख्यात हैं। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में मुंबई में कावासजी नानाभाई के प्रयासों से हुई। याद रखिएगा, प्रथम मिल 1853 में जो है मुंबई में कावासजी नानाभाई के नेतृत्व में लगाई गई थी। 1904-05 तक भारत में कुल 266 कपड़ा मिलें जो है स्थापित हो गई। भारत के कपड़ा उद्योग को 20वीं सदी के स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहित किया था, और बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई। भारतीय औद्योगिक करण की दिशा में भारतीय पूंजी से निर्मित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास था जो जमशेदजी टाटा के नेतृत्व में लगाया गया था। और भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंक में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैंक इस प्रकार थी, जैसे आपकी पंजाब नेशनल बैंक जो 1895 में स्थापित हुई, बैंक ऑफ इंडिया जो 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, द बैंक ऑफ मैसूर
13 में। तो इन बैंकों का प्रमुख लक्ष्य था कि ऋण दिया जा सके इन सभी कंपनियों को खोलने के लिए जो कपड़ा उद्योग या औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकास कर सके। प्रथम विश्व युद्ध 1914 का प्रभाव भारतीय उद्योगों पर अच्छा रहा। युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कमी आई क्योंकि वे सभी शक्तियां जो है युद्ध में व्यस्त रहीं। युद्ध के दौरान देश में बने सामानों को देश के अंदर और देश के बाहर एक बड़ी मंडी प्राप्त हुई और युद्ध के दौरान ठेके मिले, कच्चा माल सस्ते में मिला तथा उत्पादित माल की ऊंची कीमतें भी मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वाधिक लाभ भारतीय बुर्जुआजी वर्ग को मिला, जिसमें प्रमुख थे जमशेदजी टाटा। बुर्जुआजी से मतलब होता है जो समृद्ध वर्ग होते हैं, अभिजात वर्ग, उनको कहा जाता है बुर्जुआ। विश्व युद्ध प्रथम की समाप्ति पर हार्डिंग महोदय 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक उद्योग की जो है स्थापना करते हैं और 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत की स्थिति, जो एक समय एशिया का अन्न भंडार हुआ करता था, आज विश्व का निर्धनतम देश जो है बन गया था। मतलब आज़ादी के समय बाद जो है देश की स्थिति को काफ़ी हद तक खराब कर दिया गया और कभी भारत में आने के लिए जो है यही यूरोपीय कंपनी ललायित थे, जिससे कि वो भारत में आकर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, लेकिन बाद में उन्होंने भारत की स्थिति को काफ़ी निर्धनतम बना दिया था। इसके बाद देखिए भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है काफ़ी लोगों ने लगाया था। इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। देखिए दादा भाई नौरोजी के हिसाब से उस समय जो आय का अनुमान था 1867-68 के हिसाब से 20 रुपये था। लॉर्ड कर्जन के हिसाब से 1901 में 30 रुपये, विलियम डिग्बी के हिसाब से 18 रुपये और VKRV राव के हिसाब से 1931-32 में जो है 62 रुपये था। तो ये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है लगाया गया था। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है और राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव ने जो है किया था। तो प्रथम अगर माना जाएगा कि प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसका था तो डॉक्टर VKRV राव का, और दादा भाई नौरोजी जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। देखिए धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ये कुछ क्या कहते हैं धन का निष्कासन जो है जो भारत से हुआ था उसके बारे में जो है कई लोगों ने किताब लिखी है, उसके बारे में ये बताई गई है। सबसे पहले इस पर जो बात किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के बारे में बात किया गया था और उनकी किताब ही है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। उसमें जो है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों का शासन भारत में जो है एक विभत्सकारी शासन है जो भारत को निर्धनता की ओर बढ़ा रहा है। भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के कच्चे माल, संसाधनों और धन को निरंतर लूटमार की जो पृष्ठभूमि को दादा भाई नौरोजी और अनारे जैसे राष्ट्रविदों ने जो है धन के बहिर्गमन और निष्कासन की संज्ञा दी थी। भारतीय धन के बहिर्गमन की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने जो है किया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज जो है यहाँ से धन का क्या कहते हैं निष्कासन कर रहे हैं, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे जैसे लोगों ने जो है प्रयास किया था, जिससे लोग जागरूक हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त मोर्चे को खड़ा किया जा सके। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर जिसका शीर्षक था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था कि जो अंग्रेजों का कर्ज भारत पे हो रहा है वो उसे किस प्रकार से जो है दूर किया जा सके, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। कालांतर में दादा भाई ने अपने कुछ अन्य निबंधात्मक लेखों जैसे कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की जो है व्याख्या की थी। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। 1905 में उन्होंने कहा कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का जो यह मुख्य कारण है। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रनाडे ने 1872 में पुणे में एक व्याख्यान के दौरान भारतीय पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप से भारतीय शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है और यही जो क्या कहते हैं पूंजी थी यही उनके औद्योगिक और आर्थिक हित की जो पूर्ति करती है ब्रिटेन में। आगे देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल की जो है संज्ञा दी। नौरोजी के अनुसार
भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में जो है आता है, और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र से बन जाता है। तो देखिए, इसलिए इसको कहा गया है अनिष्टों का अनिष्ट, क्योंकि आपका ही धन बाहर गया, फिर आपको ही क्या कहते हैं कर्ज दिया गया, और उसके ऊपर से ब्याज को और अधिक लूटा गया। दादा भाई ने भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की जो यह ब्रिटिश नीति थी, वह नैतिक निकास की उसको संज्ञा दी गई थी। देखिए अगले पॉइंट को, कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया, और उनके अनुसार भारत के सकल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर जाता है। आरसी दत्त ने धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से भी अधिक घातक बताया। उनके अनुसार यह प्रक्रिया जो है अनवरत है, और वर्ष दर वर्ष यह जो है बढ़ती ही जा रही है। जो है दत्त महोदय ने धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया है, जो लगातार बहता ही जा रहा है। और आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक जो है माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन का सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, पहली बार इस सिद्धांत का जो जिक्र था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और वो उसके जो है प्रखर संपादक भी थे। आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य भी कुछ है, उनको देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में सारे चैप्टर का एक साथ निष्कर्ष दिया जाता है यहाँ पर। तो रजनी पाम दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है। भूमि की स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, और स्थायी बंदोबस्त से जॉन शोर तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था से कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो जो है संबंधित हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और मद्रास के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने कहा था, उनका ये प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा, कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंडिया डिबेट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया था, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी की भारत में सभी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश जो है रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में किया गया था। भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयंकर अकाल 1876-78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में पड़ा, और भारत में रेलवे के निर्माण का प्रधान उद्देश्य था कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था समाप्त होता है, और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ये प्रभाव नामक चैप्टर था, इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक नीति को भारत पर थोपा, और उसके बाद साल दर साल उन्होंने भारत से जो धन बहिर्गमन था उसको शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है आज़ादी तक एक बेहद निर्धनतम राष्ट्र बन गया था, जो कभी जो है विश्व के प्रखर राष्ट्र के रूप में था, और विश्व की जीडीपी में काफ़ी बड़ा योगदान भारत का था एक समय, लेकिन धीरे धीरे जो है काफ़ी निर्धन बन गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।